आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से ईरान के वजीर खारजा अमीर अब्दुल हयान ने मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने और दहशतगर्दी से इंटेलिजेंस शेयरिंग के जरिए निपटने पर इत्तफाक किया गया। ISPR के मुताबिक दौरान मुलाकात पाकिस्तान और ईरान के तारीखी, मजहबी और सकाफती रिश्तों का अदराक करते हुए अफ्रीकैन ने दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने और एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ात को ज्यादा से ज्यादा समझने पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने दूसरी रियासत की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के एहतराम पर जोर देते हुए उसे मुकद्दस, नाकाबिले तस्खीर और रियासत से रियासत के ताल्लुकात की बुनियाद करार दिया। ईरानी वजीर खारजा और आर्मी चीफ ने इस बात पर इत्तफाक किया कि बरादर ममालिक के दरमियान किसी को भी खलल डालने की इजाजत नहीं देंगे। अफ्रीकैन ने सरहदी इलाके में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए अपने अज़्म का भी इआदा किया। पाकिस्तान और ईरान बरादराना पड़ोसी हैं और दोनों ममालिक की तकदीर एक दूसरे से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान और ईरान ने अमन और खुशहाली के मकासद के लिए हासिल के लिए बाहमी एहतराम और मुश्तरका चैलेंज से निपटने के लिए इज्तिमाई पाकिस्तान और ईरान ने अमन और खुशहाली के मकसद के लिए हसूल के लिए बाहमी एहतराम और मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने के लिए इज्तिमाई नुक्ता नज़र की बुनियाद पर काम करने पर इत्तफाक किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल नेहान का कहना था कि पाक ईरान सरहद पर तीसरा मुल्क दहशतगर्दों को सहूलत फराहम कर रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर ने पाकिस्तानी हममनसब जलील अब्बास जिलानी के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाक ईरान मुज़ाकरात के दौरान दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात पर गुफ्तगू हुई है। निगरान पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा कि ईरानी हममनसब और उनके हमरा वक्त को पाकिस्तान में खुश आमदीद कहते हैं। ईरान से दरीना सकाफती, मजहबी और बरादराना ताल्लुकात हैं। ईरानी वक्त से तफसीली बाहमी वफात के मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत हुई। पुराना वक्त वापस लाना है, यही नवाज शरीफ का एजेंडा। खानदान सुकून से जिंदगी गुजार रहे थे, कोई महंगाई का नामो निशान नहीं था। पेट्रोल सस्ता था, आटा सस्ता था, घी सस्ता था, चावल सस्ते थे, रोटी सस्ती थी, 4 रुपए की थी, आज 20 रुपए की, और नान 25-30 रुपए का। आज 20 रुपए में, उस जमाने में 20 रुपए में 5 रोटियां मिलती थी और आज 20 रुपए की 1 रोटी है या नहीं है? बोलो भाई, वो जमाना कहाँ चला गया? कौन ले गया उस जमाने को? कहाँ ले गया? हुकूमत थी तो महंगाई का नामो निशान तक न था। 20 रुपए में 5 रोटियां मिलती थी। NA-130 में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए नून लीग के कायद ने कहा कि नवाज शरीफ की छुट्टी नहीं करवाई जाती तो आज लोग बेरोजगार नहीं होते। आज मैं सुरखरू हूं। आप जानते हैं नवाज शरीफ बेकसूर था। नवाज शरीफ ने कहा कि इस मोहब्बत का कैसे जवाब दूं, आज बहुत सोच रहा हूं आप मुझसे इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं। ये ऐसा रिश्ता है जिस पर मुझे नाज और फख्र है। बहुत खुशी है भाई बहनों की खिदमत की है, इस खिदमत के सिले में आंखों में मोहब्बत देख रहा हूं। खिदमत ना की होती तो आप ऐसी खुशी का इजहार ना करते। पहले के जो दिलखराश वाकयात हैं वो मेरे जहन में ताजा हो गए कि जब तारीख के सबसे बड़े सैलाबी रेले ने कोट अफजल, चाचड़ा शरीफ से लेकर कुकड़ावाला, मियां वाली तक पूरे इलाके में तबाही फैला दी थी, जिसमें रोजान मजारी था, जामपुर था, राजनपुर था, डेरा गाजी खान था, लिया था, मुजफ्फरगढ़ था। और मैंने इतना बड़ा सैलाब और तबाही अपने जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। ये जुलाई का महीना था जब ये सैलाब जनूबी पंजाब में आया। मैं उसी दिन आया शोरकोट और वहां से हेलीकॉप्टर लेकर मैंने मुजफ्फरगढ़ आना था कि मुझे इत्तला मिली कि मुजफ्फरगढ़ में सैलाबी पानी आ चुका है। वो हेलीकॉप्टर ना उड़ सका, मौसम बहुत खराब था, बिजलियां कड़क रही थी। हमारी हुकूमत रहती तो जनूबी पंजाब की तकदीर बदल चुकी होती। राजनपुर में जलसे से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि मैं नवाज शरीफ और खुद को सलाम पेश करता हूँ। सैलाब में राजनपुर के अवाम की खिदमत के लिए आया था। मैं यहाँ आकर आज बहुत खुश हूँ।
आज आपका खादिम आपके पास राजनपुर आया है। इतना बड़ा सैलाब और तबाही जिंदगी में कभी नहीं देखी। सैलाब में हजारों लोग दरबदर हुए। सदर मुस्लिम लीग नून ने कहा कि राजनपुर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को जदीद सहूलियात से आरास्ता किया। 20 दानी स्कूल बनाए, जिनमें 16 जनूबी पंजाब में है। राजनपुर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के सूबे के किसी भी अस्पताल से मुआवजा कर लें। जो शख्स आपके सामने खड़ा है, इसके दुखों की, कुर्बानियों की दास्तानें लिखना शुरू कर दे तो स्याही सूख जाएगी। लेकिन वो दुख उसने क्यों उठाए? वो दुख उसने आप लोगों के लिए उठाए। वरना जो जुल्म और ज्यादती और जबर हम सब के साथ हुए, लोग दिल छोड़ जाते। वो आज भी अगर आपके सामने खड़े हैं और इलेक्शन लड़ रहे हैं और इस मुल्क को बहरान से निकालना चाहते हैं, तो वो आपकी वजह से है। उनको तकलीफ है इस बात की कि रोटी महंगी है, उनको तकलीफ है इस बात की कि आटा महंगा है, उनको तकलीफ है इस बात की कि बिजली के इतने लंबे लंबे बिल आ रहे हैं। इतनी आपकी तनख्वाह नहीं है जितने आपको बिजली के बिल आ जाते हैं। उनको तकलीफ है कि लाहौर में 5 साल घुस बैठी आ गए थे ना। लाहौर नवाज शरीफ साहब कहते हैं लाहौर में पहचान नहीं सकता। ये वही लाहौर था जहां हर चंद माह के बाद एक नया मंसूबा आता था आपके लिए। नवाज शरीफ अपनी खातिर नहीं, सिर्फ कौम की खातिर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं कि कौम इस वक्त मसाइल से दो चार है। लाहौर अनारकली में नून लीग के जलसा आम से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल किया गया। नवाज शरीफ कौम का खिदमत गुजार है। नवाज शरीफ जब आता है तो महंगाई कम होती है, मुल्क तरक्की करता है, आटा सस्ता होता है। उन्होंने कहा कि हमारा किसी सियासी जमात से मुकाबला नहीं, हम 9 मई वाले नहीं 28 मई वाले लोग हैं। दोनों तारीखों में बड़ी तारीख मौजूद है। जो जुल्म और जबर ज्यादती हमारे साथ हुई वो किसी के साथ नहीं हुई। अगर हम आज भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो सिर्फ कौम की खातिर। तकलीफ है तो सिर्फ महंगाई की, बिजली के जायद बिलों की। लाहौर में 5 साल घुस बैठिए आ गए जिन्होंने लाहौर को तबाह कर दिया। मुल्क में अशराफिया पर 1500 अरब रुपए सब्सिडी खर्च होती है। हुकूमत में आकर ये सब्सिडी खत्म करके रकम गरीबों पर खर्च करेंगे। तुलबा के सवालात के जवाब देते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि वफाक के पास 17 वजारतें ऐसी हैं जो खत्म होनी चाहिए थी। हुकूमत के पास इन 17 वजारतों को चलाने के लिए पैसे नहीं हैं। हुकूमत में आकर इन 17 वजारतों को बंद कर देंगे। अशराफिया को दी गई 1500 अरब की सब्सिडी खत्म करके रकम गरीबों पर खर्च करेंगे। उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और मौसमियाती तब्दीली अहम मसाइल हैं, जिसके हल के लिए मैंने मंशूर तैयार करवाया है। मंशूर मैंने खुद माहिरीन के साथ बैठकर खुद बनवाया है। पाकिस्तान मौसमी बहरान से भी 2-4 है और मौसमियाती तब्दीली से भी। इनके तदारुक के लिए बजट में इजाफा करेंगे। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आम इंतखाबात की तैयारियां तेजी से तकमील के मराहल में हैं। बैलेट पेपर्स की छपाई का काम सरकारी प्रेसों में तसल्ली बख्श तरीके से जारी है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने बताया कि बैलेट पेपर्स की छपाई का अमल 14 जनवरी से शुरू हुआ था। सिक्योरिटी इदारों और इंतजामिया की मदद से बैलेट पेपर्स की तरसील का काम 4 सूबों में शुरू हो चुका। बैलेट पेपर्स की तरसील सड़क और हवाई दोनों जरियों से जारी है। बैलेट पेपर्स की छपाई 2 फरवरी तक मुकम्मल हो जाएगी। अब तक 9,76,000 पोलिंग अमले में से 9,70,000 की तरबियत मुकम्मल हो चुकी। बकिया अमले की तरबियत अगले 4 दिन में मुकम्मल हो जाएगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया, जिसमें शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला किया गया। गवर्नर स्टेट बैंक की सरबराही में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें मुल्क की माशी सूरत हाल का जायजा लिया गया और शरह सूद में रद्द-ओ-बदल न करने का फैसला किया गया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा कि ज़र मुबादला ज़खायर 8.3 अरब डॉलर हो गए। एक्सटर्नल अकाउंट की सूरत हाल बेहतर हुई है। महंगाई का दबाव अब भी बरकरार है। महंगाई पर तवानाई कीमतों का असर हम है।
शरह सूद 22% पर बरकरार रहेगी। मार्च में शरह सूद का दोबारा जायजा लिया जाएगा। रवा माली साल महंगाई 23 से 25% रहेगी, जबकि रवा माली साल GDP की शरह 2 से 3% रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक फैसले पर इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत करने वाला बेंच टूट गया। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल पर इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत हुई। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने समाअत की। समाअत के आगाज पर जवाद एस ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हसन ने बेंच पर एतराज उठाते हुए मौकफ इख्तियार किया कि बेंच की दोबारा तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भेजा जाए। लाहौर बार के वकील हामिद खान ने केस में दलाल देने की कोशिश की, जिस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि अगर हमने केस सुनना ही नहीं तो दलाल न दें। हम पर एतराज उठाया जा रहा है कि मैं केस से अलग हो जाऊं। जस्टिस सरदार तारिक ने बेंच से अलहदगी इख्तियार कर ली, जिसके बाद खुसूसी अदालतों से मुताल्लिक केस की समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच टूट गया। बेंच की दोबारा तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया गया है, जिसके बाद 3 रुकनी जजेस कमेटी इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के लिए नया लार्जर बेंच तश्कील देगी। सुप्रीम कोर्ट ने डेप्टी स्पीकर की रूलिंग से मुतालिक केस के फैसले में साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और डेप्टी स्पीकर कासिम सूरी की नजरसानी की दरख्वास्तें खारिज कर दी, जबकि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और बानी PTI इमरान खान ने नजरसानी अपीलें वापस ले ली हैं। डेप्टी स्पीकर की रूलिंग से मुतालिक अदालती फैसले पर नजरसानी केस की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के वकील नईम बुखारी से इस्तफसार किया कि क्या केस चलाना चाहते हैं। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि बुखारी साहब अब अकेले रह गए हैं, जिस पर नईम बुखारी ने जवाब दिया तो क्या मैं भी चलाऊं। नईम बुखारी के जवाब पर कमरा अदालत में कह के लग गए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने साबिक स्पीकर के वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि आप आर्टिकल 69(2) से आगे नहीं बढ़ पा रहे, जबकि जस्टिस मंदुखेल ने कहा कि रूलिंग होना चाहिए थी कि तहरीक अदम एतमाद पर कार्रवाई 7 दिन के अंदर मुकम्मल हो। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA को सहाफियों को जारी किए गए नोटिस फौरी वापस लेने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली बेंच में शामिल हैं। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान, सदर प्रेस एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट अकील अफजल अदालत में पेश हुए, जबकि जिन सहाफियों को नोटिस जारी किए गए वो भी अदालत के सामने पेश हुए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने केस निपटाने के बजाय 2021 से सर्द खाने में रख दिया। बताएं कि तब क्या दरखास्त थी आपकी और अब क्या है। बार बार कह रहा हूं, कब तक माजी की गलतियों को दोहराएंगे। हम तो गलतियां तस्लीम करने के लिए तैयार हैं, यहाँ तो बस मौका देखा जाता है। उन्होंने मजीद रिमार्क्स दिए कि मैं सब गलतियां अपने सर पर उठाऊं, बिल्कुल नहीं उठाऊंगा। मुझसे गलती हुई है तो मुझ पर उंगली उठाएं, अगर उंगली नहीं उठाई तो मेरी इस्लाह नहीं होगी, तनकीद करेंगे तो मेरी इस्लाह होगी। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान को मज़ीद 30 अरब रुपए का ग्रांट देने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान ग्रांट के 5 मुआहदे तय पा गए। यूरोपीय यूनियन की सफीर और सेक्रेटरी इक्तिसादी अमूर ने मुआहदों पर दस्तखत किए। अलामे के मुताबिक ग्रांट का मकसद सैलाब के बाद की सूरत हाल में पाकिस्तान की मुआवनत है। यूरोपीय यूनियन की सैलाब से मुतालिक मजमूई मुआवनत 930 मिलियन यूरो से ज्यादा हो जाएगी। उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डे पर ड्रोन हमले में फौजियों की हलाकत पर अमरीकी सेनेटर ने ईरान पर बराह रास्त हमला करने का मुतालबा कर दिया।
गुज़श्ता रोज उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डे पर होने वाले ड्रोन हमले में 3 अमरीकी फौजी हलाक और 25 जख्मी हो गए थे। अमरीका ने ड्रोन हमले का इल्जाम ईरान पर आयद किया था, ताहम ईरान ने अमरीकी फौजी अड्डे पर हमले की सख्ती से तरदीद कर दी है। अब अमरीकी सेनेटर जॉन कॉर्निन ने जो बाइडन इंतजामिया से मुतालबा किया है कि अमरीकी फौजी अड्डे पर ड्रोन हमले के जवाब में पासदाराने इनकलाब को निशाना बनाए। ये हमले जंग के लिए नहीं बल्कि दिफा के लिए होंगे। आजाद उम्मीदवार कामयाब होकर आपको वोट बेचेंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने NH-76 सालियापुर में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि बानी PTI ने तब्दीली के नाम पर कहा कि आप मुझे आजमाएं, हम वोट के जरिए तालीम और तरक्की लाना चाहते हैं। बानी PTI ने नौजवानों को गुमराह करके गालम गलौज सिखाया। सोशल मीडिया पर बानी PTI ने गालियों की नई डिक्शनरी दी है। PTI नौजवान वो गालियां देते हैं जो पहले जिंदगी में नहीं सुनी। इसने नौजवानों के दिमाग में इतना जहर भर दिया है कि उन्होंने शोधा के मुजस्मे जला दिए। इलेक्शन कमीशन और वजीर आला पंजाब फ्री एंड फेयर इलेक्शन यकीनी बनाएं। दानियाल अजीज ने हल्का NA-75 में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मरियम नवाज बदले हुए हालात में जफरपाल आ रही हैं और हम जेर अताब हैं। 2018 में बड़े लीडरों ने जलसा कराने से इनकार किया, हमने जलसा कराया। नवाज शरीफ जेल में थे, मैंने मरियम नवाज का जफरवाल में जलसा कराया। उन्होंने कहा कि हमने नवाज शरीफ से कहा आप मरियम को भेजें, हम जलसा कराएंगे। एहसन इकबाल लोगों को जलसे में शिरकत करने से रोकते रहे। एहसन इकबाल उनके MPA और उनका कोई रिश्तेदार मरियम नवाज के जलसे में शरीक नहीं हुआ। वो मुश्किल दिन थे, तब तय होना था कि लौटा कौन है, साथी कौन। मरियम नवाज और एहसन इकबाल को वो दिन तो अच्छी तरह याद होगा। पार्टी बेहतर फैसला कर सकती है कि मरियम नवाज ने मेरे हलके में जलसा करना है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट से चेयरमैन बलोचिस्तान नेशनल पार्टी सरदार अख्तर मेंगल को आम इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत मिल गई। चीफ जस्टिस काजी फायजीजा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने सरदार अख्तर मेंगल के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील पर समाअत की। एतराज कुंदा यासिर अहमद के वकील सुल्तान अहमद सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। अदालत ने अपने हुक्म में कहा कि यासिर अहमद ने अख्तर मेंगल के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील दायर की। रिटर्निंग अफसर ने अख्तर मेंगल के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने RO का फैसला मुस्तरद करते हुए कागजात नामजदगी मंजूर किए। अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार रखा। अख्तर मेंगल 8 फरवरी के आम इंतखाबात में उम्मीदवार हैं। सुप्रीम कोर्ट इंतखाबी मामले के हकाइक से मुतालिक केसेस में मुदाखलत से गुरेज करती है। सिंध हाई कोर्ट ने साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का नाम ECL से निकालने का हुक्म दे दिया। बैरिस्टर ख्वाजा नवीद ने दलाइल देते हुए कहा कि FIA ने शाहिद खाकान अब्बासी को बैरून मुल्क जाने से रोकने के लिए ECL में नाम शामिल किया था। शाहिद खाकान अब्बासी साबिक वजीर आजम हैं, उन्हें मुख्तलिफ औकात में बैरून मुल्क जाना पड़ता है। साबिक वजीर आजम के वकील ने मजीद कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी गुज़श्ता कई साल से हर पेशी पर अदालत में पेश होते हैं। FIA को हुक्म दिया जाए कि शाहिद खाकान अब्बासी का नाम ECL से खारिज किया जाए। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने लाहौर के थाना शादमान में जलाओ घिराव के केस में महफूज फैसला सुना दिया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने महफूज फैसला सुनाते हुए मुलजमा सनम जावेद को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म जारी कर दिया। पुलिस ने सनम जावेद से तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद पुलिस की जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा पर फैसला महफूज किया था। सनम जावेद को थाना शादमान पुलिस के तफ्तीशी अफसर ने अदालत पेश किया। कौमी टीम के फिटनेस और फील्डिंग मयार में तनज़्ज़ुली की वजह सामने आ गई।
जराये के मुताबिक गुज़श्ता टीम मैनेजमेंट ने फिटनेस टेस्ट का सिलसिला ही खत्म कर दिया था। गुज़श्ता मैनेजमेंट ने फिटनेस कैंप और यो टेस्ट वगैरह को मुकम्मल नजरअंदाज किया, जबकि साबिक कप्तान बाबर आजम और साबिक डायरेक्टर मिकी ऑर्थर ने मुतफ़िका तौर पर फिटनेस टेस्ट का सिलसिला खत्म किया। जराये का कहना है कि अब फील्डिंग और फिटनेस में तसल्ली पर मोहम्मद हफीज ने नई हिकमत अमली तश्कील दी है और मोहम्मद हफीज का मानना है कि आइंदा फिटनेस पर कोई समझौता नहीं होगा। टीम मैनेजमेंट चंद खिलाड़ियों के बढ़ते वजन से भी खुश नहीं थी, जिसके बाद अब मोहम्मद हफीज बतौर डायरेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट फिटनेस प्रोग्राम मुरतब करेंगे। पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान शोएब मलिक का मशवरा है कि इंसान को लोगों की परवाह किए बगैर वो ही करना चाहिए जो उसका दिल करे। कौमी क्रिकेटर शोएब मलिक और अदाकारा सना जावेद इन दिनों दूसरी शादी के बायस खबरों की जीनत बने हुए हैं। इसी दौरान शोएब के कहे साबका अहलिया सानिया मिर्जा के हमरा तो कहीं अलहदा से दिए गए मुख्तलिफ इंटरव्यूज क्लिप्स वायरल हैं। हाल ही में एक डिजिटल चैनल की जानिब से शोएब मलिक का एक वीडियो इंटरव्यू शेयर किया गया, जिसमें मेजबान हिना अल्ताफ के एक सवाल के जवाब में शोएब ने लोगों को एक नसीहत की है। शोएब मलिक का कहना था कि इंसान को वही करना चाहिए जो उसका दिल करे, ये नहीं सोचे कि लोग क्या कहेंगे। अब जो करना चाहते हैं वो करें, चाहे फिर आपको इसके लिए 10 साल लगे, 20 साल लगे, अगर 20 साल बाद भी समझ आए तो करना चाहिए। साबिक कप्तान का कहना था कि अगर आप कुछ नहीं भी करते तो लोगों का काम सोचना है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम नहीं सोच रहे होते, लेकिन लोग हमसे मुतालिक सोचते हैं। पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा सना जावेद ने क्रिकेटर शोएब मलिक से शादी के बाद नई तस्वीर शेयर की हैं। ये उनकी शादी की तकरीबात के बाद पहली पोस्ट है। मज़कूरा पोस्ट में अदाकारा ने मारूफ डिजाइनर सानिया हसन के फैशन ब्रांड के लिए करवाए गए फोटोशूट की तस्वीर शेयर की। इन तस्वीर में सना जावेद ने 2 मुख्तलिफ लिबास ज़ेबतन किए हुए हैं। पहली तस्वीर में उन्होंने पीच और हल्के सब्ज रंग का शरारा, जबकि दूसरी में उन्होंने पीला पिशवास पहना हुआ है जो कि जामनी और गुलाबी इम्तजाज के साथ है। अदाकारा की तस्वीर में उनके शोहर यानी साबिक कप्तान शोएब मलिक दिखाई तो ना दिए, लेकिन पोस्ट को लाइक करके अपनी मौजूदगी का एहसास दिला दिया। पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की खूबरू अदाकारा मरियम नूर ने खूबसूरत लहंगा चोली में दिलकश अदाओं के साथ हुस्न के जलवे बिखेर दिए। फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर मरियम नूर ने अनदेखी तस्वीर शेयर की, जिनमें अदाकारा हसीन जोड़े में कैमरे के सामने दिलकश और मनफरद पोज देते नजर आ रही हैं। मज़कूरा तस्वीर में मरियम नूर ने हसीन लहंगा चोली ज़ेबतन कर रखा है। महारत से हुआ मेकअप और कुंदन के जेवरात अदाकारा के हुस्न को 4 चांद लगा रही हैं। अदाकारा की इन तस्वीर पर मद्दाहों और फैशन के मतवालों की जानिब से ढेरों तारीफों भरे तबसरे किए जा रहे हैं। शोबिज़ इंडस्ट्री के नौजवान अदाकार उसामा खान ने अदाकारा माया अली से शादी की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। हाल ही में उसामा खान निजी टीवी शो में बतौर मेहमान शरीक हुए, जहां उन्होंने अपनी पसंदीदा अदाकाराओं के तौर पर माया अली, माहिरा खान की तारीफ की। इस हवाले से बात करते हुए उसामा खान का कहना था कि अगर मैं पाकिस्तानी अदाकाराओं की बात करूं तो मुझे माहिरा खान और माया अली बहुत पसंद हैं और मैं उन दोनों के साथ काम करना चाहता हूं। उसामा खान ने कहा कि माया अली को इस बात का इल्म है कि मैं उन्हें पसंद करता हूं, क्योंकि मैं कई शोज में इस बात का एतराफ कर चुका हूं। मैं माया अली से अपनी मोहब्बत का इजहार करूंगा क्योंकि वो अभी तक सिंगल हैं। माया से शादी के बारे में बात करते हुए उनका कहना था कि मैं पहले माया अली से अपनी मोहब्बत का इजहार करूंगा, उसके बाद शादी के बारे में सोचेंगे। और
बॉलीवुड की मकबूल जोड़ी आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेहतरीन अदाकार और अदाकारा का अवार्ड अपने नाम कर लिया। गुजरात में फिल्म फेयर अवार्ड के 69वें एडिशन की तकरीब मुनाकिद हुई थी, जिसमें बॉलीवुड स्टार्स, गुलकारों, हिदायतकारों, प्रोड्यूसर्स, राइटर समेत दीगर शख्सियात को उनके बेहतरीन काम के एजाज में अवार्ड से नवाजा गया। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की जोड़ी तवज्जो का मरकज रही, क्योंकि इस जोड़ी ने फिल्म फेयर अवार्ड के दोनों बड़े एजाज अपने नाम किए। आलिया भट्ट ने फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में शानदार अदाकारी के लिए बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड जीता, जबकि रणबीर कपूर को फिल्म एनिमल में उनके किरदार के लिए बेहतरीन अदाकार का अवार्ड मिला। रणबीर कपूर ने अपना अवार्ड वसूल करते हुए अपने वालिद और लेजेंडरी बॉलीवुड अदाकार ऋषि कपूर को याद करते हुए कहा कि वो अपनी अदाकारी के जरिए वालिद से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान और मैं हूं नेहा परवीन। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से ईरान के वजीर खारजा अमीर अब्दुल निहान ने मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने और दहशत गर्दी से इंटेलिजेंस शेयरिंग के जरिए निपटने पर इत्तफाक किया गया। ISPR के मुताबिक दौरान मुलाकात पाकिस्तान और ईरान के तारीखी, मजहबी और सकाफती रिश्तों का इदराक करते हुए फिरकैन ने दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने और एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ात को ज्यादा से ज्यादा समझने पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने दूसरी रियासत की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के एहतराम पर जोर देते हुए उसे मुकद्दस, नाकाबिल तस्खीर और रियासत से रियासत के ताल्लुकात की बुनियाद करार दिया। मुलाकात में इस बात पर इत्तफाक किया गया है कि दहशतगर्दी मुश्तरका खतरा है, जिससे बाहमी ताउन, बेहतर राब्ताकारी और इंटेलिजेंस शेयरिंग के जरिए निपटने की जरूरत है। फिरकैन ने इस अज़म का यादा भी किया है कि करीबी राब्ते में रहेगा। आर्मी चीफ ने सलामती के खदशात को दूर करने के लिए पायदार राब्ते और दस्तियाब मवासिलाती ज़राए को इस्तेमाल करने की जरूरत पर जोर दिया है। दोनों फरीकों ने मुश्तरका खतरात के खिलाफ राब्ताकारी और रद्द-ए-अमल को बेहतर बनाने के लिए एक दूसरे के मुल्क में फौजी राब्ता अफसरों की तैनाती के तरीक़ेकार को जल्द से जल्द फाल करने पर भी इत्तफाक किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा और आर्मी चीफ ने इस बात पर इत्तफाक किया है कि बरादरी ममालिक के दरमियान किसी को भी खलल डालने की इजाजत नहीं देंगे। फिरकैन ने सरहदी इलाके में अमन, इस्तेकाम और खुशहाली के लिए अपने अज़म का भी यादा किया। पाकिस्तान और ईरान बरादराना पड़ोसी मुल्क हैं और दोनों ममालिक की तकदीर एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ISPR के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा और आर्मी चीफ की मुलाकात में इसकी निशानदही दोनों इतराफ के लोगों की फलाह बहबूद के लिए एक नागुज़ीर जरूरत के तौर पर की गई है। पाकिस्तान और ईरान ने अमन और खुशहाली के मकासद के हुसूल के लिए बाहमी एहतराम और मुश्तरका चैलेंजों से निपटने के लिए इज्तिमाई नुक्ता नजर की बुनियाद पर काम करने पर इत्तफाक किया है। ईरानी वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल हयान का कहना है कि पाक ईरान सरहद पर तीसरा मुल्क दहशत गर्दों को सहूलत फराहम कर रहा है। ईरानी वजीर खारजा हुसैन अमीर ने पाकिस्तानी हम मस्बत जलील अब्बास जलानी के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाक ईरान मुज़ाकरात के दौरान दोनों दहशत गर्दी के खिलाफ इक़दाम पर गुफ्तगू हुई। बॉर्डर पर मौजूद तजारती मराकज को फाल करने पर भी बातचीत की गई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ अहम बरादराना, तामीरी और मजबूत ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान से जोग्राफियाई ताल्लुकात भी अहमियत के हामिल हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी हमारे लिए मुकद्दम है। इस मौके पर निगरान पाकिस्तानी वजीर खारजा जलील अब्बास जलानी ने कहा कि ईरानी हम मनसब और उनके हमराह वफ्द को पाकिस्तान में खुश आमदीद कहते हैं। ईरान से देरीना सकाफती, मजहबी और बरादराना ताल्लुकात हैं। ईरानी वफ्द से तफसीली बाहमी मफाद के मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत हुई है। ईरान और पाकिस्तान के मजबूत ताल्लुकात दोनों मुल्कों की तरक्की के लिए अहम है। पाकिस्तान ईरान से ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में वुसअत देने का ख्वाह है। पुराना वक्त वापस लाना है, यही नवाज शरीफ का एजेंडा है। हमारी हुकूमत थी तो महंगाई का नामो निशान तक न था। 20 रुपए में 5 रोटियां मिलती थी। NA-130 में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए नून लीग के कायद ने कहा कि नवाज शरीफ की छट्टी करवाई जा रही थी, जाती तो आज लोग बेरोजगार नहीं होते। आज मैं सुर्खरू हूँ। आप जानते हैं कि नवाज शरीफ बेकसूर था। नवाज शरीफ ने कहा कि इस मोहब्बत का कैसे जवाब दूं। आज बहुत सोच रहा हूँ कि आप मुझसे इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं। ये ऐसा रिश्ता है कि जिस पर मुझे नाज और फख्र है। बहुत खुशी और भाई बहनों की खिदमत की है। इस खिदमत के सिले में आंखों में मोहब्बत देख रहा हूँ। खिदमत ना की होती तो आप ऐसी खुशी का इजहार ना करते। दिल चाहता है कि आप पर कुर्बान हो जाऊं। दिल चाहता है कि आपके लिए वो कुछ करूं जिसकी तवक्को आप मुझसे करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इस जमाने में 20 रुपए में 5 रोटियां मिलती थी, आज 20 में 1 रोटी मिलती है। इस जमाने को वापस लाना है, आपके घरों को दोबारा बसाना है।
नवाज शरीफ अपनी खातिर नहीं सिर्फ कौम की खातिर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं कि कौम इस वक्त मसाइल से दो चार है। लाहौर अनारकली में नून लीग के जलसा आम से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह न लेने पर नाअहल किया गया। नवाज शरीफ कौम का खिदमत गुजार है। नवाज शरीफ जब आता है तो महंगाई कम होती है, मुल्क तरक्की करता है, आटा सस्ता होता है। उन्होंने कहा कि हमारा किसी सियासी जमात से मुकाबला नहीं, हम 9 मई वाले नहीं 28 मई वाले लोग हैं। दोनों तारीखों में बड़ी तारीख मौजूद है। जो जुल्म और जबर ज्यादती हमारे साथ हुई वो किसी के साथ नहीं हुई। अगर हम आज भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो सिर्फ कौम की खातिर। तकलीफ है तो सिर्फ महंगाई की, बिजली के जायद बिलों की। लाहौर में 5 साल घुस बैठिए आ गए जिन्होंने लाहौर को तबाह कर दिया। मरियम नवाज ने कहा कि जब हमारी हुकूमत थी तो लाहौर में हर साल नया मंसूबा आता था, अब यहाँ का कोई पुरसान हाल नहीं। अवाम मुझसे वादा करें कि इंतखाबात में कोई घर में नहीं बैठेगा और नवाज शरीफ को वोट डालेंगे। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि शहबाज शरीफ कहते हैं कि हमारी हुकूमत रहती तो जनूबी पंजाब की तकदीर बदल चुकी होती। राजनपुर में जलसे से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि मैं नवाज शरीफ और खुद का सलाम पेश करता हूँ। सलाम में राजनपुर की आवाम की खदमत के लिए आया था। मैं यहाँ आकर आज बहुत खुश हूँ। आज आपका खादिम आपके पास राजनपुर आया है। इतना बड़ा सैलाब और तबाही जिंदगी में कभी नहीं देखी। सैलाब में हजारों लोग दरबदर हुए। सदर मुस्लिम लीग नून ने कहा कि राजनपुर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को जदीद सहूलियात से आरास्ता किया। 20 दानी स्कूल बनाए जिनमें 16 जनूबी पंजाब में है। राजनपुर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के सूबे के किसी भी अस्पताल से मौजना कर लें। उन्होंने कहा कि 4 साल में जनूबी पंजाब को गुलजार बना देना चाहते थे। सैलाब में जो काम किया इससे मुआवजा कर लें। फैसला आज हो जाएगा। रहीम यार खान में बेहतरीन यूनिवर्सिटी बनाए जहां हजारों तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। पूरे पंजाब में लैपटॉप दिए। रोजगार स्कीम के तहत गाड़ियां दी गई। अब आपको बताएं कि मुल्क में अशराफिया पर 1500 अरब रुपए सब्सिडी खर्च होती है। हुकूमत में आकर ये सब्सिडी खत्म करके रकम गरीबों पर खर्च करेंगे। तलबा के सवालात के जवाब देते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि विफाक के पास 17 वजारतें ऐसी हैं जो खत्म होनी चाहिए थी। हुकूमत के पास इन 17 वजारतों को चलाने के लिए पैसा नहीं है। हुकूमत में आकर इन 17 वजारतों को बंद कर देंगे। अशराफिया को दी गई 1500 अरब की सब्सिडी खत्म करके रकम गरीबों पर खर्च करेंगे। उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और मौसमियाती तब्दीली अहम मसाइल हैं जिसके हल के लिए मैंने मंशूर तैयार कराया है। मंशूर में मैंने खुद माहिरीन के साथ बैठकर बनवाया। पाकिस्तान मुआशी बहरान से भी दो चार है और मौसमियाती तब्दीली से भी। इसके तदारुक के लिए बजट में इजाफा करेंगे। खबर शामिल करें। आपको बताएं कि स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया जिसमें शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला किया गया है। गवर्नर स्टेट बैंक की सरबराही में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास हुआ जिसमें मुल्क की मौशी सूरत हाल का जायजा लिया गया और शरह सूद में रद्दबदल न करने का फैसला किया गया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा कि ज़र मुबादला ज़खायर 8.3 अरब डॉलर हो गए। एक्सटर्नल अकाउंट की सूरत हाल बेहतर हुई है। महंगाई का दबाव अब भी बरकरार है। महंगाई पर तवानाई कीमतों का असर हम पर है। शरह सूद 22% पर बरकरार रहेगी। मार्च में शरह सूद का दोबारा जायजा लिया जाएगा। रवा माली साल महंगाई 23 से 25% रहेगी जबकि रवा माली साल GDP की शरह 2 से 3% रहेगी। मार्च के बाद महंगाई शरह में कमी रिकॉर्ड की जाएगी जबकि आइंदा महीनों में महंगाई में कमी सख्त शरह सूद पॉलिसी के सबब होगी। आलमी मंडी में तेल अजनास की कीमतों में कमी का इम्कान है जबकि उन्होंने मजीद कहा कि हमारी मॉनेटरी पॉलिसी का रुझान सख्त रहेगा। हमारी तरफ से IMF से मॉनेटरी पॉलिसी का कोई लेवल तयशुदा नहीं होता। हमारी माहाना दरामद तकरीबन 80 करोड़ डॉलर बढ़ती है। हकीकी दरामदात की तलब पूरी हो रही है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक फैसले पर इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत करने वाला बेंच टूट गया। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल पर इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत हुई। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने समाअत की। समाअत के आगाज पर जवाद एस ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हसन ने बेंच पर एतराज उठाते हुए मौकफ इख्तियार किया कि बेंच की दोबारा तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भेजा जाए। लाहौर बार के वकील हामिद खान ने केस में दलाल देने की कोशिश की जिस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि अगर हमने केस सुनना ही नहीं तो दलाल ना दें। हम पर एतराज उठाया जा रहा है कि मैं केस से अलग हो जाऊं। जस्टिस सरदार तारिक ने बेंच से अलहदगी इख्तियार कर ली जिसके बायस खुसूसी अदालतों से मुतालिक केस की समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच टूट गया। बेंच की दोबारा तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया गया है जिसके बाद
3 रुकनी जजेस कमेटी इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के लिए नया लार्जर बेंच तश्कील देगी। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से मुतालिक केस के फैसले में साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की नजरसानी की दरख्वास्तें खारिज कर दी हैं, जबकि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और बानी पीटीआई इमरान खान ने नजरसानी अपीलें वापस ले ली हैं। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से मुतालिक अदालती फैसले पर नजरसानी केस की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के वकील नईम बुखारी से इस्तफसार किया कि आप केस चलाना चाहते हैं। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि बुखारी साहब आप अकेले रह गए हैं, जिस पर नईम बुखारी ने जवाब दिया तो क्या मैं भी चला जाऊं। नईम बुखारी के जवाब पर कमरा अदालत में कह के लग गए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने साबिक स्पीकर के वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि आप आर्टिकल 69(2) के आगे नहीं पढ़ पा रहे, जबकि जस्टिस मंदुखेल ने कहा कि रूलिंग होना चाहिए थी कि तहरीक अदम एतमाद पर कार्रवाई 7 दिन के अंदर मुकम्मल हो जाएगी। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने विफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA को सहाफियों को जारी किए गए नोटिस फौरी वापस लेने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली बेंच में शामिल हैं। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान, सदर प्रेस एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट अकील अफजल अदालत में पेश हुए, जबकि जिन सहाफियों को नोटिस जारी किए गए वो भी अदालत के सामने पेश हुए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने केस निपटाने के बजाय 2021 से सर्द खाने में रख दिया। बताएं कि तब क्या दरखास्त थी आपकी और अब क्या है। बार बार कह रहा हूं, कब तक माजी की गलतियों को दोहराएंगे। हम तो गलतियां तस्लीम करने के लिए तैयार हैं, यहां तो बस मौका देखा जाता है। उन्होंने मजीद रिमार्क्स दिए कि मैं सब गलतियां अपने सर पर उठाऊं, बिल्कुल नहीं उठाऊंगा। मुझसे गलती हुई है तो मुझ पर उंगली उठाएं, अगर उंगली नहीं उठाई तो मेरी इस्लाह नहीं होगी, तनकीद करेंगे तो मेरी इस्लाह होगी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आम इंतखाबात की तैयारियां तेजी से तकमील के मराहिल में मौजूद हैं। बैलेट पेपर्स की छपाई का काम सरकारी प्रेसों पर तसल्ली बख्श तरीके से किया जा रहा है, जबकि तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने बताया कि बैलेट पेपर्स की छपाई का अमल 16 जनवरी से शुरू हुआ था। सिक्योरिटी इदारों और इंतजामिया की मदद से बैलेट पेपर्स की तरसील का काम 4 सूबों में शुरू हो चुका। बैलेट पेपर्स की तरसील सड़क और हवाई अड्डों दोनों के जरिए की जा रही है। बैलेट पेपर्स की छपाई 2 फरवरी तक मुकम्मल हो जाएगी। अब तक 9,76,000 पोलिंग अमले से 9,70,000 की तरबियत मुकम्मल हो चुकी है। बाकी अमले की तरबियत अगले 4 दिन में मुकम्मल हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने कराची में 2 सियासी जमातों के माबैन तसादुम और फायरिंग सवाबी में पोस्टल बैलेट पेपर छपने का नोटिस ले लिया है। चीफ सेक्रेटरीज और आईजी से वाकयात की रिपोर्ट तलब कर ली, जबकि वाकयात में मुलविस अफराद के खिलाफ FIR के इंदराज और कानूनी कार्रवाई अमल में लाने की हिदायत कर दी है। और नाजरीन, यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान को मजीद 30 अरब रुपए की ग्रांट देने का ऐलान किया है। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान ग्रांट के 5 मुआहदे तय पा गए। यूरोपीय यूनियन की सफीर रीना किवंका और सेक्रेटरी इक्तसादी उमूर ने मुआहदों पर दस्तखत किए। एलामिया के मुताबिक ग्रांट का मकसद सैलाब के बाद की सूरत हाल में पाकिस्तान की मुआवनत है। यूरोपीय यूनियन की सैलाब से मुतालिक मजमूई मुआवनत 930 मिलियन यूरो से ज्यादा हो जाएगी। आजाद उम्मीदवार कामयाब होकर आपका वोट बेचेंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने NH-76 सालेपुर में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि बानी PTI ने तब्दीली के नाम पर कहा कि आप मुझे आजमाए, हम वोट के जरिए तालीम और तरक्की लाना चाहते हैं। बानी PTI ने नौजवानों को गुमराह करके गालम गरोह सिखाया है। सोशल मीडिया पर बानी PTI ने गालियों की नई डिक्शनरी दी। PTI नौजवान वो गालियां देते हैं जो पहले जिंदगी में कभी नहीं सुनी। इसने नौजवानों के दिमाग में इतना जहर भर दिया है कि उन्होंने शोधा के मुजस्मे चला दिए। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ने मजीद कहा कि कर्नल शेर की बहादुरी का एतराफ भारतीय फौज ने किया है, मगर PTI वालों ने इसकी बेहुरमती की। 9 मई को PTI वालों ने छावनियों पर हमला किया। क्या फौज पर हमला करने वाले पाकिस्तान के खैरख्वाह हो सकते हैं? इलेक्शन कमीशन और वजीर आला पंजाब फ्री एंड फेयर इलेक्शन यकीनी बनाए। दानियाल अजीज ने हल्का NA-75 में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मरियम नवाज बदले हुए हालात में जफरवाल आ रही हैं और हम ज़ेरे अताब हैं। 2018 में बड़े लीडरों ने जलसा कराने से इनकार किया, लेकिन हमने जलसा कराया। नवाज शरीफ जेल में थे, मैंने मरियम नवाज का जफरवाल में जलसा कराया। उन्होंने कहा कि हमने नवाज शरीफ से कहा आप मरियम को भेजे,
ہم جلسہ کرائیں گے۔ احسن اقبال لوگوں کو جلسے میں شرکت کرنے سے روکتے رہے۔ احسن اقبال ان کے ایم پی اور ان کا کوئی رشتہ دار مریم نواز کے جلسے میں شریک نہیں ہوا۔ وہ مشکل دن تھے، تب طے ہونا تھا کہ لوٹا کون ہے ساتھی کون۔ مریم نواز اور احسن اقبال کو وہ دن تو اچھی طرح یاد ہی ہوگا۔ پارٹی بہتر فیصلہ کر سکتی ہے کہ مریم نواز نے میرے حلقے میں جلسہ کرنا ہے یا نہیں۔ خبر دیں کہ سندھ ہائی کورٹ نے سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا حکم دے دیا ہے۔ بیرسٹر خواجہ نوید نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ایف آئی نے شاہد خاقان عباسی کو بیرون ملک جانے سے روکنے کے لیے ای سی ایل میں نام شامل کیا تھا۔ شاہد خاقان عباسی سابق وزیراعظم ہیں، انہیں مختلف اوقات میں بیرون ملک جانا پڑتا ہے۔ سابق وزیراعظم کے وکیل نے مزید کہا کہ شاہد خاقان عباسی گزشتہ کئی سال سے حد پیشی پر عدالت میں پیش ہوتے ہیں۔ ایف آئی اے کو حکم دیا جائے کہ شاہد خاقان عباسی کا نام ای سی ایل سے خارج کیا جائے۔ اب آپ کو بتائیں کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے لاہور کے تھانہ شادمان میں جلاؤ گھراؤ کے کیس میں محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے ملزمہ صنم جاوید کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم جاری کر دیا۔ پولیس نے صنم جاوید سے تفتیش کے لیے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی تھی۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد پولیس کی جسمانی ریمانڈ دینے کی استدعا پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ صنم جاوید کو تھانہ شادمان پولیس کے تفتیشی افسر نے عدالت پیش کیا۔ سپریم کورٹ نے چیئرمین بلوچستان نیشنل پارٹی سردار اختر مینگل کو عام انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت مل گئی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے سردار اختر مینگل کے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف اپیل پر سماعت کی۔ اعتراض کنندہ یاسر احمد کے وکیل سلطان احمد سپریم کورٹ میں پیش ہوئے۔ عدالت نے اپنے حکم میں کہا کہ یاسر احمد نے اختر مینگل کے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف اپیل دائر کی۔ ریٹرننگ افسر نے اختر مینگل کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے۔ الیکشن ٹریبونل نے آر او کا فیصلہ مسترد کرتے ہوئے کاغذات نامزدگی منظور کیے۔ عدالت نے کہا کہ ہائی کورٹ نے الیکشن ٹریبونل کا فیصلہ برقرار رکھا۔ اختر مینگل 8 فروری کے عام انتخابات میں امیدوار ہیں۔ سپریم کورٹ انتخابی معاملے کے حقائق سے متعلق کیسز میں مداخلت سے گریز کرتی ہے۔ لاہور میں ڈیپٹی کمشنر اسٹریٹجک ریفارمز یونٹ کے تحت ایشین چیمپئن ٹیم کے اعزاز میں لاہور اور گجرانوالہ کے مابین مقابلہ ہوا۔ لاہور اور گجرانوالہ کی ٹیموں کے مابین مقابلے میں لاہور کی ٹیم فاتح رہی۔ تفصیلات لاہور سے ملک ایان کے اس رپورٹ میں دیکھیے۔ لاہور میں ڈپٹی کمشنر اسٹریٹجک ریفارمز یونٹ کے تحت ایشین چیمپئن ٹیم کے اعزاز میں لاہور اور گجرانوالہ کے مابین مقابلہ ہوا۔ ڈپٹی کمشنر لاہور ویل چیئر میچ جیلانی پارک لاہور میں منعقد کیا گیا۔ لاہور اور گجرانوالہ کی ٹیموں کے مابین مقابلہ ہوا جس میں لاہور کی ٹیم نے فتح حاصل کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی ڈی سی لاہور و ایڈمنسٹریٹر ایم سی رافیہ حیدر اور ڈی جی پی ایچ طاہر زمان بٹو تھے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر لاہور رافیہ حیدر نے کوہ نور نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا، جی تھینک یو سو مچ۔ دیکھیے یہ ایک ڈفرینٹلی ایبلڈ سٹیزنس کے لیے ایکول اپرچونیٹیز کریٹ کرنا سرکار کا پرائمری مقصد بھی ہے، اور اسی لیے ہم نے ڈی سی ایس آر یو کے تھرو جو ہمارا ایک کور گول ہے وہ یہ بھی ہے کہ انکلوسیو انوائرمنٹ کریٹ کی جائے۔ تو جس طرح جہاں ہم اپنی بلڈنگز وغیرہ کو ایکسیسیبل کر رہے ہیں، جہاں ان کے ایکسیس کے ایشوز کو ریڈو کر رہے ہیں، وہاں پہ ہم نے یہ بھی ان کی جو ڈفرینٹ ٹیمز ہیں ان کو ریچ آؤٹ کرنا سٹارٹ کیا، کیونکہ آبویسلی ان لوگوں نے ڈفرینٹ لیولز پہ ڈفرینٹ پلیٹ فارمس پہ پاکستان کو آلریڈی ریپرزینٹ کیا ہے، اور لوکلی شاید ہمیں اتنی اویئرنیس اپنے ڈفرینٹلی ایبل ٹیمز کی نہیں ہوتی، اور اسی مقصد کے لیے آج ایک ٹوکن میچ 2 شہروں کے درمیان کروایا گیا، لاہور ورسز گجرانوالہ، اور ہمارا اس میں یہی مقصد ہے کہ ہم اس کو آگے اور ریکرنگ لے کے جائیں، کرکٹ کے علاوہ دوسری گیمز کے اوپر بھی فوکس کریں، اور جو پلیٹ فارمز ایگزسٹ کرنے چاہیے ان کو لے کے آئیں تاکہ ان ڈفرینٹلی ایبلڈ اسپورٹس مین کو بھی وہی والی فیسلٹیز اویلیبل ہو جو دوسرے لوگوں کو اویلیبل ہے۔ مہمان خصوصی نے میچ کے اختتام پر فاتحہ ٹیم کو انعامی چیک دیے، جیتنے والی ٹیم کو 1 لاکھ اور ٹرافی، ہارنے والی ٹیم کو 50,000 روپے اور ٹرافی دی گئی۔ ویل چیئر کرکٹ میچ خصوصی افراد کی خدمات کو سراہنے کے لیے منعقد کیا گیا۔ پروگرام کے اختتام پر ڈی سی لاہور رافیہ حیدر نے کہا 3-4 فروری کے میلے سرما میں خصوصی افراد کے لیے خاص طور پر تقریبات ہوں گی۔ کیمرہ مین نواز کے ساتھ ایان ملک، کوہ نور نیوز، لاہور۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ صدر ڈویژن کے آپریشنز اور انویسٹیگیشن افسران کا اجلاس صدارت ایس پی سدرا خان اور ایس پی انویسٹیگیشن مستنصر عطا باجوہ نے کی۔ میٹنگ میں سرکل افسران انویسٹیگیشن اور آپریشن ایس ایچ اوز انچارجز اور ایڈیشنل ایس ایچ اوز نے شرکت کی۔ عام انتخابات کے سیکیورٹی امور اور ضابطہ اخلاق پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا۔ ایس پی صدر ڈویژن سدرا خان نے کہا کہ الیکشن مہم کے دوران قانون شکن عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی جائے گی۔
हसास और अहम मुकामात पर सर्च ऑपरेशन जारी रखें। इंतखाबी रैली और कॉर्डन मीटिंग को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाए। असलहे की नुमाइश और हवाई फायरिंग पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। जिला इंतजामिया से मिलकर तमाम तर इंतजाम को यकीनी बनाएंगे। सर्कल अफसरान ने अपने एरियाज के पोलिंग स्टेशन की सिक्योरिटी से मुतालिक विजिट करें। SP सदर सदरा खान ने मजीद कहा कि मुतल्लिका उम्मीदवार से मुलाकात करें और ज़ाब्ता इखलाक से आगाह करें। किसी किस्म के लॉ ऑर्डर और से निमटने के लिए हम वक्त तैयार हैं। जराइम को कंट्रोल और मौसर इकदाम अपनाते हुए पेट्रोलिंग जारी रखें। आम इंतखाबात के दौरान अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखेंगे। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और उम्मीदवार NA 119 हाफिज अब्दुल रऊफ कहते हैं, हम अपने नौजवानों को मायूसी के अंधेरों से निकालकर रोशनी के सफर पर लेकर आएंगे। हुनरमंद अफराद तैयार करके बेरोजगारी का खात्मा किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सलमान शाह की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के रहनुमा व उम्मीदवार कौमी असम्बली NA 119 हाफिज अब्दुल रऊफ का कहना है कि हम अपने नौजवान को मायूसी के अंधेरों से निकालकर रोशनी के सफर पर लेकर आएंगे। सूद से जान छुड़ाकर मुल्की सनतों को फरोग देते हुए खुद इन्हिसारी पर मबनी पॉलिसियां तश्कील दी जाएंगी। हाफिज अब्दुल रऊफ का कोहिनूर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए मजीद कहना था कि हम खिदमत की सियासत करते हैं। असल जी ये जो वादे कर रहे हैं कि हम महंगाई को वापस करेंगे और बिजली सस्ती करेंगे और मुफ्त करेंगे, पहले ये बताएं कि बिजली महंगी किसने की है, इन हालात का जिम्मेदार कौन है। यही 2-3 पार्टीज हैं जो 50 साल से बारियां बदल बदल के आ रहे हैं और अब भी आवाम को खोखले वादे करके और झूठे नारे लगा के फिर से वरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग अल्हम्दुलिल्लाह पूरा एक मंशूर रखती है कि जिसमें हम इंडस्ट्री को किस तरह फ़ाल करेंगे, पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरियां किस तरह देंगे। जब इंडस्ट्री फ़ाल होगी तो खुद ब खुद मुल्क चलेगा। हम कर्जों से निजात दिलाएंगे, इंपोर्ट में कमी करेंगे, एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे, अपनी ज़राअत के जो नई टेक्नोलॉजी उसके ऊपर लेके आएंगे। तो मुल्क में जब पैसा अंदरूनी तौर पे चलेगा और बैरूनी कर्जे नहीं होंगे और डॉलर की बजाय हम रुपए को मजबूत करेंगे तो खुद ब खुद होगा। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के PP 150 के उम्मीदवार हाफिज उबैदुल्लाह का कहना है कि पाकिस्तान में मौजूद गुर्बत और माशी बहरान की जिम्मेदार वो तमाम सियासी जमातें हैं जो इक़्तिदार में रहीं। भाईजान देखिए, पहली बात तो यह है कि 76 साल हो गए अवाम को ये खोखले नारे सुनते हुए, लेकिन अभी तक जिसने भी जो भी मंशूर लेके आया उसके ऊपर अगर आज किसी भी पार्टी के मंशूर पर अमल हो जाता तो आज पाकिस्तान ये इस और पाकिस्तान के लोग इस कसम पुसी की ज़िंदगी ना गुजार रहे होते। लेकिन हकीकत यह है कि इन्होंने खोखले नारों के अलावा और पाकिस्तान की आवाम को कुछ नहीं दिया सिवाय अपने बैंक बैलेंस भरने के और उसके बाद राह फरार हासिल करने के। लेकिन पाकिस्तानी अवाम जूं की तूं है और उसके हालात एज इट इज़ हैं। लेकिन इंशाल्लाह अगर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की जो अवाम है, पाकिस्तानी अवाम, वो पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ऊपर एतबार का इजहार करती है तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम उनको इंशाल्लाह रोजगार के मौके फराहम करेंगे। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ने अपने इंतखाबी मंशूर को रोशनी के सफर का नाम दिया है। कैमरामैन शाहीनजादी के साथ सलमान शाह, कोहिनूर। निजी TV चैनल के सीनियर क्राइम रिपोर्टर अली मिर्जा के साथ SHO नवाब टाउन और जौहर टाउन की बदतमीजी का मामला। लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद इंसारी की सरबराही में दर्जनों क्राइम रिपोर्टर की SSP ऑपरेशन सैयद अली रोजा के साथ मुलाकात, तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया, जबकि SSP ऑपरेशन की जानिब से दोनों SHOs के खिलाफ कार्रवाई करने की यकीन दहानी करवा दी गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, नवाब टाउन के इलाका में जिस तरह से निजी TV चैनल के सीनियर रिपोर्टर अली मिर्जा के साथ 2 SHO ने बदतमीजी की थी, उनकी शिकायत के लिए, उनकी मुअत्तली के लिए और बाकायदा तौर पर उनकी जो है वो उनको सजा के लिए जो है वो आज एक वफद जो है वो सीनियर क्राइम रिपोर्टर्स का आज SSP ऑपरेशन के साथ मुलाकात करके आया है, जिसमें जो है वो क्राइम रिपोर्टर्स के वफद में सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद इंसारी, बाबर खान, मुजाहिद शेख, मियाँ रऊफ, मियाँ नदीम, अली मिर्जा, मोहम्मद सरफराज, इसके अलावा रियाज ताग, सरफराज खान, अरसलान हैदर, हमाद असलम समेत दर्जनों क्राइम रिपोर्टर जो है वो मौजूद थे। SSP से जब मुलाकात की गई तो बड़ा वाज़े अरशद अंसारी की ज़ेर सदारत ये बातें सामने आई हैं कि पुलिस जो है वो सहाबियों के ऊपर तशद्दुद बंद करे। खासकर मैं समझता हूँ कि आज जो अरशद अंसारी लाहौर प्रेस क्लब के सदर हैं, उन्होंने SSP ऑपरेशन के साथ जो है वो खुल्लम खुल्ला बात की और कहा कि हमारे किसी भी रिपोर्टर पर अगर किसी पुलिस अफसर ने हमला करने की कोशिश की तो फिर ये लाहौर की सड़कों के ऊपर दमादम मस्त कलंदर होगा। और बाकायदा तौर पर SSP ऑपरेशन से आगे जो है वो जो बातें की गई वो भी मैं आपको बताता चलूं कि SSP ऑपरेशन ने सबसे पहले तो अरशद अंसारी और सीनियर क्राइम रिपोर्टर से जो है पुलिस अफसरान ने जो ज्यादती की थी, जो बदतमीजी की थी,
خاص کر ایس ایچ او جوہر ٹون محمد زکا اور ایس ایچ او نواب ٹون اسد باکسر نے جو بدتمیزی کی تھی اس کے حوالے سے سینئر پولیس افسران کے جانب سے جو ہے وہ معافی مانگی گئی اور کہا گیا کہ کل تمام شہر لاہور کے ایس ایچ اوز کی میٹنگ ہوگی اور میٹنگ کے اندر جو ہے وہ بڑا واضح کہا جائے گا ایس ایچ او جوہر ٹون کو اور ایس ایچ او نواب ٹون کو کہ آپ کو فی الحال جو ہے وہ معطل کیا جاتا ہے، لیکن الیکشن کے بعد جس طرح سے 8 فروری کے بعد جو ہے وہ ایس ایس پی آپریشن کی جانب سے وعدہ کیا گیا ہے کہ دونوں ایس ایچ اوز کو جو ہے وہ سسپینڈ کیا جائے گا، جس میں جو ہے وہ سرفراز کی اگر بات کی جائے تو سرفراز نے بھی سینئر کرائم رپورٹر نے اعتزاز عارف کے حوالے سے کہا کہ جس طرح سے جب ان کی شکایت کی گئی تو وہ تھانہ اکبری گیٹ میں تعینات تھے، ان کو بجائے سسپینڈ کرنے کے فوری طور پر تبدیل کر کے باٹا پور اس سے بہتر تھانے میں لگا دیا گیا، تو ایس ایس پی نے یقین دہانی کرائی کہ اس کے خلاف بھی جو ہے وہ کاروائی عمل میں لائی جائے گی۔ لیکن ارشد انصاری صاحب کی زیر صدارت جو ہے وہ آج جو سینئر کرائم رپورٹر ساتھ گئے تھے انہوں نے باقاعدہ طور پر ارشد انصاری کا بھی شکریہ ادا کیا ہے کہ اس طرح سے کمیونٹی کی صورت میں جو ہے وہ ہمارے ساتھ چلے، اور ساتھ چلنے کے بعد ایس ایس پی سے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اپنے جو جائز مطالبات تھے وہ بھی منوائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 8 فروری کے بعد جو ہے وہ ان لوگوں کو سسپینڈ کیا جاتا ہے کہ نہیں، لیکن ارشد انصاری اور دیگر کمیونٹی کی جانب سے یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ اگر 8 فروری کے بعد ان کو معطل نہ کیا گیا تو لاہور کی سڑکوں کے اوپر دمادم مست جی ٹھیک ہے وسیم صابر، بہت شکریہ آپ کا۔ سٹی ڈویژن سمیت دیگر علاقوں میں ڈکیتی کی 32 وارداتیں کرنے والا سابقہ ریکارڈ یافتہ ڈاکو فیضان اپنے ہی ساتھیوں کی گولیوں کا نشانہ بن گیا۔ ذرائع کے مطابق ایس ایچ او شاہدرہ ٹاؤن عامر شہزاد نے ناکہ بندی کر کے موٹر سائیکل سواروں کو روکنے کا اشارہ کیا تو ملزمان نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کی اور فرار ہو گئے۔ پولیس کے تعاقب کرنے پر ایک ڈاکو مردہ حالت میں پایا گیا جبکہ 2 فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ پولیس نے فرار ڈاکو کی تلاش میں سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے، جبکہ واقعے کی اطلاع ملتے ہی اے ایس پی شاہدرہ احسان شاہ اور ایس پی سٹی آپریشنز کیپٹن ریٹائرڈ قاضی علی رضا پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ جائے وقوع پر پہنچ گئے اور اپنے ہی ساتھی کو قتل کرنے والے ملزمان کی تلاش شروع کر دی گئی۔ شوبز انڈسٹری کے نوجوان اداکار اسامہ خان نے اداکارہ مایا علی سے شادی کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ حال ہی میں اسامہ خان نے جی ٹی وی شو میں بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے، جہاں انہوں نے اپنی پسندیدہ اداکاروں کے طور پر مایا علی اور ماہرہ خان کی تعریف کی۔ اس حوالے سے بات کرتے ہوئے اسامہ خان کا کہنا تھا کہ اگر میں پاکستانی اداکاراؤں کی بات کروں تو مجھے ماہرہ خان اور مایا علی بہت پسند ہے اور میں ان دونوں کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں۔ اسامہ خان نے کہا کہ مایا علی کو اس بات کا علم ہے کہ میں انہیں پسند کرتا ہوں کیونکہ میں کئی شوز میں اس بات کا اعتراف کر چکا ہوں۔ میں مایا علی سے اپنی محبت کا اظہار کروں گا کیونکہ وہ ابھی تک سنگل ہیں۔ اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔ ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے KN نیوز، کیونکہ ہم ہیں آزاد بھی اور ذمہ دار بھی۔